तो अगला हमारा टॉपिक है कार्डियक एंड वेस्कुलर फंक्शनल कर्व्स। तो कल हमने ना इधर एक स्टार्लिंग कर्व पढ़ी थी। स्टार्लिंग कर्व में मैंने आप लोगों को वो गुलेल वाला कंसेप्ट बताया था या रबड़ वाला कंसेप्ट बताया था कि गुलेल को या रबड़ को आप जितना खींचोगे वो उतना वापस आएगी। ऐसे ही है। तो इसी तरह हमारे हर्ट का हो रहा था कि जब आप उसको जितना खींच रहे थे मीन्स के उसकी वॉल्स पे जितना प्रेशर पड़ रहा था, स्ट्रेस बढ़ रहा था, तो वो उतना स्ट्रेच, जितनी ज्यादा स्ट्रेच हो रही थी वो उतनी ज्यादा ताकत से कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और फ्लूइड को मीन्स के जो हमारा ब्लड है उसको बाहर पंप कर रही थी। ऐसे ही है कि नहीं है। तो उसको हमने एक कर्व बनाई थी। तो ये नॉर्मल हमारे पास कर्व आ गई थी कौन सी, जब नॉर्मली हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। इसको हमने नेम दे दिया था स्टार्लिंग कर्व। तो उसने आज वही कर्व इधर बना दिया। ये देखें, ये बिल्कुल वही सेम कर्व है। कौन सी? स्टार्लिंग कर्व। तो ये मेनली किसको शो कर रही थी, हमने किसको शो करने के लिए बनाई थी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो हमने देखा था कि जब भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी तो ये कर्व ऊपर जा रही थी। ऐसे ही है। तो ये हमारी साइड होती है जनाब, ये लेफ्ट साइड है ना, आप देख बैठे हुए तो देख लो, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये इधर वाला कौन सा है? राइट हैंड। तो आपको जो एमसीक्यूज आता है कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करेगी तो जो हमारी स्टार्लिंग कर्व है उसकी राइट शिफ्ट होगी या लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो आपको पता है जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करी तो क्या हुआ? लेफ्ट शिफ्ट हो गई स्टार्लिंग कर्व की। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कब करती है? मींस कि जब आप कोई आइनोट्रोपिक ड्रग देते हो वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। मींस कि अब आपकी कर्व कहाँ पे चली गई है? ऊपर चली गई है। तो कौन सी आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं? हमने कल ही तो पढ़ी है। कैटाकोलामाइन थी, एपिनेफ्रीन थी, नोर एपिनेफ्रीन थी, आगे बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही थी, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रही थी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही थी। इसी तरह डोबूटामीन है, उसके बाद माइग्रेनिनोन है, ठीक है, और डाइजोक्सिन है। ये सारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रही होती हैं और एक्सरसाइज में भी आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही होती है। जाहिर सी बात है, हमने मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई करनी है। तो एक्सरसाइज में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो हमारे हार्ट को जाके बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और देन वही कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इट मींस कि अगर आपके पास एमसीक्यूज है कि ये वाली जो कंडीशंस है, ठीक है, मैंने बंदे को कैटाकोलामाइन दिया यानी कि एपिनेफ्रीन दी फॉर एग्जांपल, तो उससे स्टार्लिंग कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने कहना है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। इसको रटा लगाना है, वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट शिफ्ट। ये आप देख सकते हो ना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। ऐसा ही है। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर दूं। अगर मैं क्या करूं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर दूं, हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाली कर्व नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये देखो, मैंने जब आइनोट्रोपी कम की, मींस के कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम की, तो अब क्या हुआ? कर्व नीचे आ गई। कौन सी? स्टार्लिंग कर्व। तो इसको हमने क्या नेम दे दिया? राइट शिफ्ट। इसको हमने क्या नेम दे दिया? राइट शिफ्ट। तो कौन सी चीजों में हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही होती है? तो हार्ट फेलियर जब होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही होती है। और मेनली कौन सा? जो हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर था, जिसमें हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जिसमें एक क्या हो रही थी? इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रही थी। तो वो आपको ना अक्सर आगे यूज करेगा कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये आपकी उस वक्त हम यूज करेगा जब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का कहेगा, तो उस वक्त कहेगा कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, आपका हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाली कर्व नीचे आ जाएगी। तो इसी को हमने क्या नेम दे दिया? स्टार्लिंग कर्व की राइट शिफ्ट होगी। और कौन सी चीजें? अगर बंदा नारकोटिक्स की ओवरडोज लेता है। अब नारकोटिक्स कौन सी होती हैं? आपने बड़ा कॉमनली सुना हुआ होगा, हीरोइन। हीरोइन एक नारकोटिक है। मोरफिन ये एक नारकोटिक है। ये नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए, अपने लिए नहीं अपने लिए भी अगर जरूरत पड़े तो। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली पेन किलर्स होती हैं। ये बंदे को सुकून में ले जाती हैं। मींस कि अगर बंदे को शदीद पेन हो ना तो उसको हम देते होते हैं। शदीद पेन कम होती है, जब पोस्ट ऑपरेटिव पेन आपको पता है बहुत शदीद होती है। अगर बंदे को कैंसर हो, उसमें भी कुछ कैंसर में बहुत ज्यादा शदीद पेन होती है, तो उनमें हमें देना पड़ता है मोरफिन। ये मोरफिन वगैरह मींस के ओपियोइड ड्रग्स कहते हैं। तो ये भी क्या करती हैं? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देती हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगी तो जाहिर सी बात है ये हमारी जो कर्व होगी वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? राइट शिफ्ट हो जाएगी। देन और कौन सी चीज? जाहिर सी बात है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा था? हार्ट को आगे बीटा रिसेप्टर्स पे लग रहा था, आगे एक्टिवेशन कर रहा था, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा था। जब आप सिंपैथेटिक इनहिबिशन कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, एक आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक आप अब सुकून से घर में बैठे हुए हो तो आपका हार्ट बड़े आराम आराम से, तो ये क्या है? सिंपैथेटिक इनहिबिशन है। अगर आप मींस के
बाहर से कोई ड्रग दो तो उसके उससे भी तो जारी सी बात है, जो जाके बीटा ब्लॉकर दो फॉर एग्जांपल। बीटा ब्लॉकर्स कौन सी होती हैं? जिनके लास्ट पे लोल आता है मोस्टली, जिनके लास्ट पे क्या, अटीनो लोल, बड़ी आपकी मशहूर जमाना ड्रग है। वो क्या है तो वो जारी सी बात है कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम कर देगी। मींस के आपको वो एमसीक्यूज दे कि मैंने एक बंदे को क्या दिया है, अटीनो लोल दी है, तो उससे उसकी जो स्टार्लिंग कर्व है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें पता है कि वो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को कम करती है। जब कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम तो स्टार्लिंग कर्व नीचे आ जाती है, तो जब नीचे आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट शिफ्ट। ओके हो गया, डन हो गया। तो ये था कंसेप्ट। देखो उसने क्या लिखा हुआ है कि चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसकी वजह से अल्टर्ड स्टॉक वॉल्यूम, जाहिर सी बात है जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज होती है तो स्टॉक वॉल्यूम पे भी चेंजिंग आती है। और मींस जो बाहर फ्लूइड निकल रहा होता है, ब्लड निकल रहा होता है, जिसकी वजह से अल्टर होगी कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न अल्टर होगा। वेनस रिटर्न मींस के देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है ना, इधर से जितना लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो रहा होता है ब्लड, उसको हम क्या कह देते हैं? कार्डियक आउटपुट, 1 मिनट में जितना जा रहा होता है। और बाकी इधर जो वापस आ रहा होता है राइट एट्रियम में, उसको हम क्या कह देते हैं? वेनस रिटर्न। तो ये नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशंस में जितनी कार्डियक आउटपुट होगी उतना ही वेनस रिटर्न होगा। मीन्स के आपकी कार्डियक आउटपुट कितनी थी? 5 लीटर। तो 5 लीटर ही इधर नॉर्मल कंडीशंस में वापस आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते देते हैं? तो ये क्या करता है कि कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न को तकरीबन बराबर, ये देखो उसने सेम लिखा हुआ है, कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न सेम साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कार्डियक नॉर्मली क्या होती है आपकी, ये देखें इधर उसने लिखा है कहाँ पे, ये ऑपरेटिंग हर्ट, देखें ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ हर्ट वेनस रिटर्न, हाँ ये देखो वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट आर इक्वल। ओके हो गया, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज्ड सिस्टम है। मींस के जो फ्लूइड बाहर गया था वो भी वापस आ जाता है, कुछ वेन्स के थ्रू और कुछ लिम्फेटिक्स के थ्रू दोबारा वेन में, और वेन से। ये क्या है कि एक क्लोज्ड सिस्टम है। आपकी जो कार्डियक आउटपुट होगी वो इज इक्वल टू किसके? वेनस रिटर्न के, यानी कि जो वापस ब्लड आ रहा होता है। तो ये देख सकते हो आप कि ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। ओके हो गया। अब और हमने क्या चीज देखनी है, और हमने देखना है जनाब कि देखें अगर अब वेनस रिटर्न चेंज होगा तो कौन सी कर्व। तो आज उसने क्या किया कि वेनस रिटर्न वाली कर्व दे दी। तो वेनस रिटर्न वाली कौन सी कर्व है? ये वाली, ये जो है वो है जनाब आपके पास वेनस रिटर्न की कर्व। देखिए जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो वेनस रिटर्न पे खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन देखो अगर क्या हो कि आपका इधर फ्लूइड बढ़ जाए, आपका मींस के अगर आपका फ्लूइड बढ़ जाए तो जारी सी बात है अगर इधर फ्लूइड बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मींस के आपकी ये वाली जो कर्व थी अब ये ऊपर चली जाएगी। अब ये क्या करेगी? ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट? तो ये वाली होगी जनाब राइट, ऊपर चली गई है ना, तो ये क्या होगी? राइट शिफ्ट होगी। और इधर क्या था, ओ सॉरी यार ये लेफ्ट है ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये क्या है? राइट हैंड। तो ये क्या हो गई? ऊपर चली गई। तो इसको हमने क्या क्या नेम दे दिया? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी जो कर्व है वेनस वाली, वो कहाँ चली गई है? ऊपर चली गई है। ये थी ना नॉर्मल कर्व वेनस रिटर्न की, कौन सी होती है? ये वाली, जब नॉर्मल कंडीशन होती है। अब क्या किया आपने, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वॉल्यूम को बढ़ा दिया। या तो आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, या आपने क्या काम किया कि वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया। जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो आपको पता है कि वेन्स में ब्लड स्टोर होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे जाएगा? ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे जाएगा? हमारे हार्ट की तरफ वापस जाएगा ना। तो अब क्या है कि वेनस रिटर्न मींस के बढ़ गया। तो जब भी वेनस रिटर्न बढ़ेगा हमारी ये वाली जो ग्राफ की कर्व थी ये ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया, डन हो गया। देन आगे, अब देखो अगर क्या हो वेनस रिटर्न कम हो जाए, अगर क्या हो वेनस रिटर्न कम हो जाए तो जाहिर सी बात है ये वाली कर्व कहाँ पे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो वो कब वेनस रिटर्न कम होगा? जाहिर सी बात है जब ये वाली जो वेन्स हैं इधर वॉल्यूम कम होगा, तो क्या होगा? वेनस रिटर्न कम होगा। ठीक है, और क्या होगा कि अगर वेनस टोन कम होगी, वेनस टोन मींस के वेन्स जो है डायलेटेड फॉर्म में है, तो जब डायलेटेड फॉर्म में होंगी तो जाहिर सी बात है ये ब्लड को स्टोर करेंगी, कम ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ। तो जाहिर सी बात है हमारी जो वेनस रिटर्न वाली कर्व है, तो ये वाली कर्व भी क्या आ गई? नीचे आ गई। ओके हो गया, डन हो गया। तो ये था। अब हम इसी को देखते हैं बुक से कि चेंजेस इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। जब सर्कुलेटिंग, ये वाला जो वॉल्यूम था सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल में, जब वो चेंज हुआ तो उसने क्या किया? राइट एट्रिया का प्रेशर चेंज कर दिया। अब राइट एट्रिया का प्रेशर का इधर क्या चक्कर है? देखो अगर ज्यादा इधर वेनस रिटर्न होगा, अगर वेनस रिटर्न ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है राइट, इधर राइट एट्रिया में ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो आपको पता है जहां पे फ्लूइड ज्यादा होता है प्रेशर ज्यादा होता है, तो राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। और जब क्या होगा कि हमारे राइट एट्रिया में प्रेशर, दूसरा वेनस रिटर्न कम होगा, जब वेनस रिटर्न कम होगा तो जाहिर सी बात है राइट एट्रिया में प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अब राइट एट्रियम में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही जब आपका वेनस रिटर्न चेंज हुआ तो आपका राइट एट्रिया का प्रेशर भी चेंज हो गया। देन जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी अल्टर होता है। जाहिर सी बात है अगर इधर ज्यादा ब्लड आ रहा है तो ज्यादा कहाँ पे जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंटिकल में, ये सारा हो आके आगे लंग से हो के जनाब राइट एट्रिया में आके और ये कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट वेंटिकल में। तो जाहिर सी बात है अगर ज्यादा ब्लड आएगा तो आपको पता है ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगी, ऐसे ही है ना। और अगर कम ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डन हो गया, ओके हो गया। तो यही उसमें लिखा है जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाती है। ठीक है। अब देखो ये चीजें कब होंगी, फॉर एग्जाम्पल आप क्या देते हो, वॉल्यूम हमारी ब्लड वेसल्स में कब ज्यादा हो रहा है, वेसल्स में कब बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जब आप बाहर से फ्लूइड दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रावेनसली नॉर्मल सलाइन लगा देते हो तो वो फ्लूइड को बढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। देन आपने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, हमारी वेन्स को क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया। तो जब आपको पता है सिंपैथेटिक हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, हमारी वेन्स की क्या करवाता है, वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन, उनको क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो जाहिर सी बात है उससे भी क्या होगा, वेनस टोन ज्यादा होगी और ब्लड फ्लो हमारे हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा और ये वाली जो कर्व थी ये ऊपर चली जाएगी। ओके हो गया। देन और होता है हमारे पास आर्टेरियो वेनस शंट। आर्टेरियो, व्हाट इज आर्टेरियो वेनस शंट, देखें नॉर्मली क्या होता है कि ये आर्टरीज होती हैं, आर्टरी से आगे वो सारी कैपिलरीज बनेंगी, ठीक है, आर्ट्रियोल्स बनेंगी, कैपिलरीज बनेंगी, फिर वेन्यूल्स, देन वेन्स बनेगी। आर्टेरियो वेनस शंट में क्या होता है कि आप आर्टरीज का ना डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हो वेन के साथ, आर्टरी का किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हो, वेन के साथ। तो इसको हम कहते हैं शंट। मैंने हम आप लोगों को पहले भी बताया था व्हाट इज शंट, कि आप कोई अलहदा रास्ता दे दो, जो नॉर्मल वाला रास्ता था उससे अलहदा रास्ता दे दो। तो आप आर्टेरियो वेनस शंट किस में देते होते हो, जब जो बंदा होता है ना, क्या कहते हैं उस वाला, डायलिसिस वाला, जो डायलिसिस वाला बंदा होता है जिनकी किडनी फेल होती है या किडनी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमें डायलिसिस करनी पड़ती है, तो उसमें हम ये आर्टेरियो वेनस शंट लगाते हैं। मींस कि आर्टरी से ब्लड आप डायरेक्टली हम कहाँ पे भेज रहे हैं, ये वाली वेन्स में। तो जब ये वेन्स में ब्लड आ रहा होता है तो इससे आप ले जाते हो ब्लड को डायलिसिस वाली मशीन में, और देन डायलिसिस वाली मशीन में उसको साफ करवा के दोबारा वापस बॉडी में भेज देते होते हो। ये मैं आप लोगों को पिक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आर्टेरियो वेनस शंट फिस्टूला बनाते होते हैं। जब आप वार्ड में ड्यूटी करोगे ना नेफ्रो के, तो आप देखोगे कि फिस्टूला वो क्या होते हैं, आर्टेरियो वेनस शंट होते हैं। अब जो चीज इधर हमारे समझने की है, देखो जब हमने आर्टेरियो वेनस शंट बंदे में बनाया तो जाहिर सी बात है उधर ब्लड फ्लो कहाँ पे, वेन्स में बढ़ गया ना, क्योंकि अब रेजिस्टेंस, वो जो दरमियान में आर्ट्रियोल्स वाली रेजिस्टेंस थी वो तो खत्म होगी, उधर से तो ब्लड को गुजरना नहीं पड़ रहा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में जाएगा ना, हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो वही है। तो इस वजह से भी क्या हुआ, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो गया। तो यही आ गया, आर्टेरियो वेनस शंट ने क्या किया, वेनस रिटर्न को इंक्रीज करवा दिया। अब देखो कौन सी चीजें वेनस रिटर्न को डिक्रीज करवा रही थी, वो हमें पता था, डिक्रीज्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कब डिक्रीज करता है, जब बंदे को हेमरेज होती है, मींस के ब्लड का लॉस होता है। तो जाहिर सी बात है इधर से ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड सारा बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारी वेसल्स में ब्लड कम हो जाएगा। तो हेमरेज में भी क्या होगा, आपका वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। और अगर आप बंदे को देते हो स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया बेसिकली ना सर्जरी में देते होते हैं, जब कोई सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं तो स्पाइन में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपका जो नीचे वाला दर्द है ना, फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टमी करनी है, यानी कि हिस्टेक्टमी में क्या होता है, फीमेल की यूट्रस रिमूव करनी है, तो वो नीचे वाले दर्द में ही आती है ना, तो आप उसको लोकल एनेस्थीसिया दोगे ये स्पाइन में, तो उसका नीचे वाला दर्द सारा क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आप अपनी सर्जरी कर लोगे और उसको पेन नहीं होगा फीमेल को। ठीक है, लेकिन वो तो था इसका लोकल इफेक्ट के पीछे वाली, लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या करवाता है, आपका जो वेन्स होती है ना, और जो जाहिर सी बात है हमारी लेग्स में वेन्स होंगी, उनको भी तो रिलैक्स करवा देगा ना, सुकून वाली हालत में ले जाएगा। तो आपको पता है अब वेन्स की टोन क्या हुई है, कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न कम होगा तो आपकी ये वाली कर्व नीचे आ जाएगी। ओके हो गया, डन हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे अब देखो इधर जो था ना, क्या कहते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व थी वो इधर बिल्कुल कांस्टेंट रह रही थी, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को नहीं छेड़ा। ऐसे ही है। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाली, इसमें कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व भी चेंज होगी। ठीक है, और जो हमारी वेनस रिटर्न वाली कर्व है ना वो भी चेंज होगी। वो कब, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो होती है हमारी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेनली किसकी वजह से थी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेनली किसकी वजह से थी, आर्ट्रियोल्स की वजह से थी। ऐसे ही है ना। अब देखो मैंने आर्ट्रियोल्स को क्या किया, डायलेट कर दिया, आर्ट्रियोल्स क्या हो गया, डायलेट, तो जारी सी बात है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस कि अगर मैं क्या दूंगा, दूसरा बंदा क्या करेगा,
एक्सरसाइज करेगा तो उस वक्त क्या होते हैं, आर्टरियोल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं क्या होता है, आर्टेरियो वेनस शंट होता है, तो उसमें भी क्या होती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि जब दूसरा क्या हुआ कि इधर से आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड जाना शुरू हो गया वेन्स में, तो उसे आर्टरियोल्स वाली रेजिस्टेंस से गुजरना ही नहीं पड़ा, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो वेनस रिटर्न वाली कर्व है, जो क्या कहते हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हम उसको देखते हैं। देखो ये वाली कर्व जो है ना कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली, तो उस बंदे में स्टार्लिंग कर्व कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट कहां पे होगी, है लेफ्ट साइड पे होगी है ना, ये ऊपर चली गई है। अगर ये नीचे आती तो उसको हमने क्या कहना था, राइट शिफ्ट हो गई है। तो कर्व कहां पे चली गई है, ऊपर चली गई है। देन अब देखो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई पड़ी है, तो जाहिर सी बात है हमारा ये जो हार्ट है उधर से अब ब्लड पंप करना इजी होगा, तो जाहिर सी बात है इधर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगी। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करती है तो वेनस रिटर्न क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो जाहिर सी बात है इस बंदे में वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जब वेनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा था तो ये वाली कर्व भी तो ऊपर जा रही थी, तो यही आ गया वेनस रिटर्न वाली ये वाली कर्व आ जाएगी। तो एक्सरसाइज में और आर्टेरियो वेनस शंट में आपको ये वाली कर्व मिल जाएगी, उसने देखो 6 नंबर लिखा हुआ है। ओके हो गया। अब देखो अगर आप बंदे को क्या देते हो, वेजोप्रेसर्स देते हो, यानी कि वो ड्रग जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती होती है, तो जाहिर सी बात है अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। मींस कि अब आप आर्टरियोल्स को क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, कि इंक्रीज होगी है। तो देखो जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी है तो इधर हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगी, कम हो जाएगी ना। जाहिर सी बात है जब कार्डियक आउटपुट कम होगी, एक तो दूसरा कार्डियक आउटपुट कम हुई है, दूसरी बात यह है कि इधर कम ब्लड आएगा और आगे से दूसरा राइट एट्रियम में भी कम ब्लड जाएगा, मींस के वेनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो देखो वेनस रिटर्न भी कम हुआ तो ये वाली कर्व क्या हुई, नीचे आ गई। और देखो हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी कम हुई तो ये वाली कर्व भी क्या हुई, नीचे आ गई। तो ये आप देख सकते हो। देन और जो चीज मैंने आप लोगों को इसमें बतानी है, ये तो थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं ना बुक वाली सारी चीजें बता दी, लेकिन इसमें आपने कार्डियक आउटपुट को कैसे देखना है, वो वाला पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, कौन सी वेनस रिटर्न वाली कर्व और कौन सी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व, स्टार्लिंग कर्व, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ये होती है आपकी कार्डियक आउटपुट। इट मींस कि इस बंदे की कार्डियक आउटपुट ये है, ये इधर फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं कि जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस कि इस बंदे की नॉर्मल हालात में 5 लीटर पर मिनट इसकी कार्डियक आउटपुट है। देन अब क्या हुआ कि अब हम वन बाई वन देखते हैं। मैंने बंदे को क्या दिया, कैटाकोलामाइन दिया या ये वाली सारी ड्रग्स दी, तो इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा दिया। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई तो अब हमने देखना है इसकी कर्व कौन सी बनी, ये वाली बनी ना। तो अब हमने देखना है कि वेन वाली कर्व और ये वाली दूसरी कर्व है हमारी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आप इसी को इधर ले जाओ, तो इट मींस कि इसकी कार्डियक आउटपुट क्या हो गई है, 6 हो गया, इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हो। अब दूसरी हम कंडीशन देखते हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन, बंदे को क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया या ये वाली सारी चीजें जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम किया। तो आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई थी तो ये वाली कर्व आई थी ना हमारे पास, तो ये वाली कर्व जब वेनस वाली कर्व से इधर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट मींस कि इसकी कार्डियक आउटपुट क्या होगी, 3। तो कार्डियक आउटपुट क्या हुई है इसमें, कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये वाला सारा कंसेप्ट था जो उसने कर्व्स वगैरह बनाई हुई है। देन आगे थर्ड नंबर पे देखते हैं। देखो थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, फ्लूइड इन्फ्यूजन दिया, किसी भी वजह से आपने वेनस रिटर्न को बढ़ा दिया, तो ये वाली थर्ड वाली कर्व कौन सी आ गई, ये वाली जब वेनस रिटर्न बढ़ा हुआ था, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है आप इसको सीधा ले जाओ। तो इट मींस कि जब वेनस रिटर्न बढ़ा तो उस वक्त भी क्या हुई, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई। ऐसे ही है ना। अब देखो जब क्या हुआ कि हेमरेज हुई है, वॉल्यूम लॉस हुआ, तो आपके पास कौन सी कर्व आई, ये वाली कर्व आई, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसी को आप सीधा ले जाओ। तो इसमें भी देखो कार्डियक आउटपुट क्या हुई है, कम हो गई है। देन आगे चलते हैं। आपने बंदे को क्या दिए, वेजोप्रेसर्स दिए, मींस के वो वाली ड्रग्स जिन्होंने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, तो उसके लिए कर्व हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी ना। एंड देन जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे वो ये वाला पॉइंट था, इसी को सीधा ले जाओ। तो ये देखो जब आपने इट मींस कि जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो कार्डियक आउटपुट क्या हुई, कम हो गई। ठीक है। देन अब और देखते हैं लास्ट वाला। अगर बंदा एक्सरसाइज करता है या आर्टेरियो वेनस शंट है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो ये देखो अब इस बंदे की हम कार्डियक आउटपुट निकालते हैं, ये वाला पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको सीधा ले जाओ। इट मींस कि इसमें भी क्या हुआ है, बढ़ गई है, कार्डियक आउटपुट बढ़ गई है। ओके हो गया। तो इस तरह करके ये वाले जो हम कर्व्स पढ़ रहे हैं ये इस वजह से पढ़ रहे हैं। देन और जो लास्ट वाली हमारी बात आ गई, चेंजेस ऑफर अकर इन टेंडम, मींस के वन आफ्टर अदर।
टेंडम का मतलब होता है वन आफ्टर अदर, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मे बी री इनफोर्सिंग। अब देखो री इनफोर्सिंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, री इनफोर्स आप ज्यादा ताकत दे रहे हो। जब बंदा एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त क्या होता है, आइनोट्रोपी बढ़ती है, मींस के कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। तो ये देखो ये एक्सरसाइज वाले बंदे की क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई थी, ये वाली कर्व आई थी ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व, ऐसा ही है ना। लेकिन उस बंदे में एक और काम होता है, अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो इधर हमारी कार्डिक आउटपुट तकरीबन आ रही थी 6, ऐसे ही है। लेकिन जो एक्सरसाइज वाला बंदा है उसमें एक और काम हो रहा है कि उसकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी कम हो रही है। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई तो कौन सी कर्व आई हमारे पास, ये देखो, ये इधर इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, ऐसा ही है। तो इट मींस कि इस बंदे की जो कार्डिक आउटपुट बढ़ी है वो दो चीजों की वजह से बढ़ी है, एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से और एक किसकी वजह से, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। इन ये दोनों चीजें जब ऐड होंगी तो ये देखो कार्डियक आउटपुट को मजीद बढ़ा देंगी, ये तकरीबन 7-8 तक उसकी कार्डियक आउटपुट पहुंच जाएगी। तो यही उसने लिखा हुआ है कि ये क्या होती है, री इनफोर्सिंग होती है, टैंडम यानी कि वन आफ्टर एन अदर आती है। आगे देखते हैं। अब देखो जिस बंदे में हार्ट फेलियर हुआ उसमें क्या हुआ कि ये डिक्रीज होगी ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसमें फ्लूइड रिटेंशन हुआ। देखो ये हार्ट है फॉर एग्जांपल, ये वाला हार्ट है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इधर से डिक्रीज हुई पड़ी है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इधर से फ्लूइड आगे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। तो फ्लूइड इधर बिल्डअप होगा, यानी कि आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, बिल्डअप हो रहा है। तो हमने जो था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस कि जब वेंट्रिकल ने रिलैक्स कर लिया है और उधर जो वॉल्यूम बच गया उसको हमने क्या नेम दिया था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको हमने एक और चीज का नेम दिया था प्री लोड, इसको हमने एक और नेम दिया था प्री लोड, मींस कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो इधर लोड है। तो वो दोनों चीजें बढ़ गई हैं। तो देखो जब ये दोनों चीजें बढ़ती होती थी तो हमारा वेंट्रिकल स्ट्रेच करता होता था। तो जब ये वेंट्रिकल स्ट्रेच करेगा तो जाहिर सी बात है फिर उतनी जोर से कोशिश करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो वही उसने लिखा हुआ है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि इधर फ्लूइड की रिटेंशन होती है, जब फ्लूइड की रिटेंशन होती है तो हमारी वॉल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वो स्ट्रेच करेंगी, वो इस हार्ट फेलियर को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगी और कार्डियक आउटपुट इधर से मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। कैसे, बिकॉज टू इंक्रीज प्रीलोड को इंक्रीज करके कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो यही चीज इधर लिखी हुई है। डन हो गया, ओके हो गया। तो ये इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हो हार्ट फेलियर वाली को। देखो आपके पास एक रबड़ है, उसे आपने बहुत दफा खींचा तो उसकी इलास्टिसिटी अब कम हो गई है, ऐसा ही है। मीन्स कि अब आप उसको थोड़ा खींचोगे तो वो उतने जोर से वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा खींचो तो वो थोड़ी सी ज्यादा उसकी फोर्स बढ़ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन की। तो यही हार्ट फेलियर वाले बंदे में हो रहा है कि आप उसको क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा खींच रहे हो, प्रीलोड ज्यादा बढ़ने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, तो उसको आप बहुत ज्यादा खींच रहे हो तो वो बहुत ज्यादा फोर्स से कोशिश करेगा, जो इसमें थोड़ी बहुत हिम्मत बची हुई है ना, तो वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। लगी समय कि नहीं लगी। राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट में तो उसको हम थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं। देखो आपने कर्व को देखना है, ये नहीं देखना कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कार्डियक फंक्शन कर्व, तो देखो जब इंक्रीज हुई कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो ये ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट साइड थी, और ये थी राइट साइड। इट मींस कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हुई तो इसकी शिफ्ट कौन सी हो गई, लेफ्ट शिफ्ट हो गई। देन अब देखो जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हुई तो ये नीचे की तरफ आ गई, आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आ गई। तो ये कौन सी साइड है, देखो ये कौन सी साइड है, राइट वाली साइड। इट मींस के राइट शिफ्ट हो जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो कार्डियक फंक्शन कर्व की राइट शिफ्ट हो जाएगी। देन आगे हम देखते हैं कि उसके साथ क्या सीन आएगा हमारी वेनस रिटर्न वाली कर्व के साथ। तो ये देखें ये आ गई नॉर्मल वेनस रिटर्न की कर्व, ठीक है। अब देखिए जब क्या हुआ, वॉल्यूम वगैरह ज्यादा हुआ यानी कि वेनस टर्न ज्यादा हुआ तो ये ऊपर की तरफ चली गई। तो ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड है राइट साइड। जबकि ये जब वेनस रिटर्न कम हुआ तो ये नीचे की तरफ आ गई, तो ये आपको पता है कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। इट मींस के ये जो वेनस रिटर्न वाली कर्व थी ये जब ऊपर गई तो ये किसकी तरफ शिफ्ट होगी, इसकी राइट शिफ्ट होगी। जबकि ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली कर्व थी ये जब ऊपर गई तो इसकी क्या होगी, लेफ्ट शिफ्ट हो गई। आपने जस्ट साइड्स देखनी है कि ये वाला एरो कहाँ जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, जबकि ये वाला एरो किसकी तरफ आ रहा है, राइट साइड की तरफ। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसी कर्व को आप देख लो कि ये एरो किस साइड पे जा रहा है, तो आपको पता है राइट साइड की तरफ जा रहा है, जबकि ये वाला कर्व का एरो इस तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि ये किसकी साइड पे जा रहा है, लेफ्ट साइड। तो आपने ऊपर नीचे वाला नहीं सीन देखना, आपने ये देखना है कि राइट साइड पे जा रही है ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इन दोनों का ऊपर नीचे जाने से राइट और लेफ्ट साइड का ना थोड़ा सा मीन के कंफ्यूजन बन रही है, ये मुश्किल बन रहा है। लेकिन आपने इस एरोज की डायरेक्शन को देखना है तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी।